हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स के 5 पार्ट हो चुके थे। आज हम छठा पार्ट पढ़ने वाले हैं और 2 दिन से मैं वीडियोस डाल नहीं पाया था करंट अफेयर्स के ऊपर। थोड़ी समय की कमी थी, इस कारण से वीडियो को डाल नहीं पाया। तो आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं और आज इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए उन पुस्तकों को हम एक एक करके पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स में और चीज़ें भी देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए। सबसे पहली पुस्तक आज की है माइंड मास्टर। पुस्तक का नाम क्या है? माइंड मास्टर। माइंड मास्टर। और इस पुस्तक को लिखा है विश्वनाथन आनंद ने। ओके, माइंड मास्टर पुस्तक किसने लिखी है? विश्वनाथन आनंद ने। इसके बाद दूसरी पुस्तक है दिस इज अमेरिकाज डे। दिस इज अमेरिकाज डे। और इस पुस्तक को लिखा है जो बाइडन ने, जो इस समय कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति हैं और ये यूएसए के उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। इस वर्तमान में कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति हैं। ओके, दिस इज अमेरिकाज डे, ये पुस्तक थी। तीसरी पुस्तक है, इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसमें एक है कर्मोदय ग्रंथ। क्या नाम है? कर्मोदय ग्रंथ। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको पहले ही बताया हम करंट अफेयर्स में इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। कर्मोदय ग्रंथ, इसको लिखा है अमित शाह ने, इसीलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। किसने लिखा है? अमित शाह ने। ओके, चौथी पुस्तक जो हमारे पास है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। पुस्तक का नाम क्या है? अ प्रॉमिस्ड लैंड। और इसको लिखा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। इसको किसने लिखा है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। इन चारों पुस्तकों को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम और पुस्तक लिखते हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार कि फ्रेम में ये आ रही हैं पुस्तकें या नहीं। ओके, अभी जगह है। ओके, अगली इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और देख लेते हैं। मैंने सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तक ही छांटी है यहाँ पर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक और बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति न्यूज़ में रहे हैं, लॉकडाउन के समय काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे। इनका नाम है सोनू सूद और पुस्तक का नाम है आई एम नॉट ए मसीहा। ओके, आई एम नॉट अ मसीहा। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सोनू सूद ने। आई एम नॉट अ मसीहा, ये पुस्तक किसने लिखा है? सोनू सूद ने। सोनू सूद ने। मसीहा मतलब समझते हैं ना आप लोग? मसीहा ईश्वर, भगवान, ठीक है। आई एम नॉट अ मसीहा। तो जैसे लोगों ने कहा था लॉकडाउन में सोनू सूद मदद कर रहे थे जब सबकी, कि सोनू सूद एक मसीहा की तरह है, तो सोनू सूद ने पुस्तक लिखी है आई एम नॉट अ मसीहा। ठीक, मैं मसीहा नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ और उसी की तरह काम कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे दिया है तो उसी के हिसाब से मैं जिस चीज़ में सक्षम हूँ वो काम कर रहा हूँ। ओके, तो आई एम नॉट अ मसीहा, ये पुस्तक किसने लिखी थी? सोनू सूद ने। ठीक, इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पुस्तक देखते हैं जितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हम ऐसी पुस्तक कोई लिखेंगे ही नहीं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, जो आपका बर्डन बढ़ा दे, ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ फिर। देखिए, इसके बाद हमने अगली पुस्तक है हमारी द लाइट ऑफ एशिया। ये छठी पुस्तक है, द लाइट ऑफ एशिया। पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। इस पुस्तक को लिखा है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने, और ये कांग्रेस के लीडर भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं
और कांग्रेस की गवर्नमेंट में मंत्री भी रह चुके हैं। नाम है जयराम रमेश और पुस्तक का नाम क्या है? द लाइट ऑफ एशिया। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। क्वेश्चन फिर सुनिए, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए 7वां है। देखिए मैं हर वीडियो के अंत में या बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता हूँ और कई लोग आंसर करते हैं। ठीक, उन आंसर करने वालों में एक प्रशांत है, वो भी आंसर देते हैं, फ़खरुल हसन भी कभी कभी आंसर देते हैं। उसके बाद एक अंकित है, वो भी आंसर देते हैं। प्रिया नेहा हैं, वो भी आंसर देती हैं। ओके, तो आप लोग भी आंसर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगला 7वीं पुस्तक जो हमारे पास है उस पुस्तक का नाम है बिलीव। पुस्तक का नाम क्या है? बिलीव। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है बिलीव। बिलीव माने विश्वास, बिलीव ये पुस्तक है। और इस पुस्तक को लिखा है सुरेश रैना ने। किसने लिखा है? सुरेश रैना। ये सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। ओके, बिलीव किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की। 8वां, और ये जो 8वीं पुस्तक हम लिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा विवादों में रही थी पुस्तक। ये पुस्तक लिखी है करीना कपूर ने और पुस्तक का नाम है द प्रेगनेंसी बाइबल। क्या नाम है? द प्रेगनेंसी, PRNENCY, प्रेगनेंसी बाइबल। बाइबल, ठीक, द प्रेगनेंसी बाइबल। प्रेगनेंसी कहते हैं जब स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेग्नेंट। और उसी स्थिति को क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी की स्टेज है। कौन सी स्टेज है? प्रेगनेंसी। तो उसी पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी करीना कपूर ने, उसको नाम दिया पुस्तक को द प्रेगनेंसी बाइबल। ठीक, तो इसी बात पर विवाद हो गया कि इस चीज़ को बाइबल से क्यों जोड़ा जा रहा है। ओके, तो विवाद हुआ था, तो विवादित पुस्तक है, विवाद हो जाता है, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये पुस्तक लिखी है करीना कपूर ने। ये पुस्तक लिखी गई है करीना कपूर के द्वारा। ओके, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक हमारे पास है, अगली पुस्तक है और ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग, द प्लेयर इन माई लाइफ। द प्लेयर इन माई लाइफ। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिखी है वो टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं। कोच रह चुके हैं मेरा मतलब है कि अभी तक कोच थे, अब नहीं है। अब कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। पहले कोच कौन थे? रवि शास्त्री। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रवि शास्त्री के द्वारा। ओके, और जैसे जो पुस्तक मैंने आपको लिखाई है फटाफट आपको लिखना है, साथ साथ बोलना है, साथ साथ रिवीजन करना है, फटाफट याद हो जाएंगी। और जल्दी में जिनके एग्ज़ाम है, खासतौर से जिनका जीडी वगैरह का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का, उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बुक्स उस एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जा रही हैं। ओके, देखिए इसके बाद अगली पुस्तक है, एक और हम यही लिख लेते हैं। पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। और ये कल ROARO के एग्ज़ाम में, UPPSC जो ROARO का एग्ज़ाम लेता है उसमें ये पुस्तक पूछी गई है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखिए, RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, नाम है बिमल जालान। क्या नाम है? बिमल जालान। बिमल जालान या बिमल जालान, जो आप कह लें, बिमल जालान। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट 10 पुस्तकें हमारे पास हो गई। ठीक, जो जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इससे हम इन सबको करने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा भी ना पढ़े, कम पढ़े और हमारे मार्क्स आ जाएं। तो देखिए अगली पुस्तक एक और है इंपॉर्टेंट पुस्तक। देखिए पुस्तकें बहुत सारी हैं मेरे पास, ये 50-60 पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इतनी मैं आपको लिखाऊंगा नहीं। हम इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बुक्स हैं उनको लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तकें। देखिए एक पुस्तक है अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड, इसको लिख लीजिए, अनफिनिश्ड। एक मिनट, अनफिनिश्ड, ये 11वीं पुस्तक है, अनफिनिश्ड। और इस पुस्तक को लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। इस पुस्तक को लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। ओके, अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड।
अब देखिए, अब मैं आपको 2 पुस्तकें और बताऊंगा और वो दोनों आपको याद रखनी है। और ध्यान रहे, वो पुस्तकें मैं आपको बता भी चुका हूँ जब मैंने अवार्ड्स बताए थे, जब मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया, जिस समय यहाँ मैं पुरस्कार बता रहा था, जहाँ ज्ञानपीठ बताया, उसके बाद जहाँ पर मैंने सरस्वती सम्मान बताया, व्यास सम्मान बताया, वहाँ पर मैंने 2 पुस्तकें बताई। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान के लिए 2 पुस्तकें मैंने बताई। तो देखिए, एक पुस्तक है 12वां पाटली पुत्र की, पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। साम्राज्ञी क्या होता है? जैसे सम्राट होता है वैसे सम्राट की वाइफ को क्या कहते हैं? साम्राज्ञी कहते हैं। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, एक ये पुस्तक। दूसरा 13वां एक पुस्तक है सनातन। पुस्तक का नाम क्या है? सनातन। इन 2 के लेखक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जिस व्यक्ति को सरस्वती सम्मान मिला था, कौन सा सम्मान? सरस्वती, उन्होंने पुस्तक लिखी थी सनातन। सा से सरस्वती, सा से सनातन, जिन्हें कौन सा पुरस्कार? सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान मिला था। उनका नाम था डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? सनातन। और ये मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किस भाषा में लिखी हुई है? मराठी भाषा में। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये पुस्तक लिखी गई है हिंदी भाषा में। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर शरद पगारे। क्या नाम है? प्रोफेसर शरद पगारे। ओके, तो ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी है। एक तो हमारे पास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो हिंदी में लिखी है प्रोफेसर शरद पगारे ने, और एक है सनातन, मराठी भाषा में लिखी है किसने? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ये दोनों आपको पुस्तकें याद रखनी है। तो लगभग हमारे पास कितनी पुस्तकें हो गई? 13 पुस्तकें हो गई हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए 14 शब्द पखेरु, हिंदी में ही लिखी गई पुस्तक है शब्द पखेरु, और ये लिखी है नसीरा शर्मा ने। किसने लिखी है? नसीरा शर्मा ने। नसीरा शर्मा। ओके, ये याद कर लीजिए। इन 14 पुस्तकों को लिख लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तकें आपके लिए। ओके, अब पुस्तकें हम इतनी पढ़ेंगे, इतने में एग्जाम में आपके पुस्तकें आ जाएंगी। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। चलिए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इन पुस्तकों को मैं, हमारी पुस्तकें ख़त्म हो गई हैं, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की फॉर्म में हम लोग लिखते जाएंगे। देखिए, जैसे कि पहला है, यूनेस्को ने हाल ही में रामप्पा मंदिर, कौन सा मंदिर है? रामप्पा मंदिर। आज का पॉइंट हमारा पहला है रामप्पा, रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर अभी यूनेस्को ने हाल ही में इसे विश्व विरासत घोषित किया है, विश्व धरोहर घोषित किया है। किस मंदिर को? रामप्पा मंदिर को। और एक जगह है धौलावीरा, उसे भी किया है। तो वो तो इंपॉर्टेंट है, उसमें तो आपसे सीधा पूछेगा कौन सा है, तो धौलावीरा दिया होगा तो आप उसको लगा देना। लेकिन रामप्पा मंदिर में कुछ क्वेश्चन बनेंगे। पहला, रामप्पा मंदिर है कहाँ? पहली बात यही। तो आपसे स्टेट भी पूछ सकता है, राज्य में, और कौन सी जगह में ये भी पूछ सकता है, दोनों याद कर लीजिए। रामप्पा मंदिर वारंगल में है। कहाँ है? वारंगल में। और वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक, तेलंगाना में। तो ये मंदिर कहाँ है फिर? तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में है। दूसरी खास बात, इस मंदिर का एक और नाम है, तो अन्य नाम क्या है इस मंदिर का? लिख लीजिए, रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा? रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक, रुद्रेश्वर मंदिर। और ये क्या? रामप्पा। इस मंदिर की एक खास बात है कि ये मंदिर, रामप्पा जो है, ये किसी ईश्वर के नाम पे नहीं, ये ईश्वर का नाम नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले यानी इसके वास्तुकार के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। तो इस मंदिर का वास्तुकार कौन थे?
रामप्पा, उनको क्या कहा जाता था, रामप्पा। तो उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। और रामप्पा मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, रुद्रेश्वर मंदिर से। कहाँ है, वारंगल, तेलंगाना में। और दूसरी खास बात क्या है, इसको हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। क्या घोषित किया है, विश्व धरोहर घोषित किया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। क्या बताना है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को, ध्यान रखिए। अभी सुन लीजिए फिर से, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, बस इतना ही पूछ रहा हूँ अभी मैं। फिर जब हम संगठन पढ़ेंगे तो यूनेस्को के बारे में हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे इस वीडियो को, ताकि करंट अफेयर का ये डोज है, डेली डोज है, तो डोज धीरे धीरे होना चाहिए। ज़्यादा डोज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने आपके लिए रखा है क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष लिख लीजिए, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, पहली बात है, पहला सवाल, रुद्राक्ष है क्या। रुद्राक्ष है क्या, तो ध्यान रखिए रुद्राक्ष क्या है। ये एक सेंटर है, कहाँ, वाराणसी में। जापान और भारत ने मिलकर बनाया है। यानी रुद्राक्ष सेंटर जो है वो किन दो देशों ने मिलकर बनाया, या फिर भारत में कहाँ है, वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। ये रुद्राक्ष है कहाँ, वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ है, भारत में। और इस रुद्राक्ष को बनाने में जापान द्वारा सहयोग किया गया है। किसके द्वारा, जापान द्वारा सहयोग। अब आपसे 2-3 सवाल इसमें बन सकते हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है कि ये रुद्राक्ष है कहाँ, वाराणसी में। दूसरा, किसके सहयोग से बना है, तो आप कहेंगे जापान के सहयोग से बनाया गया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी जाएगी, आखिर ये है क्या, तो आप लिखेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर। क्या है ये, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर। क्या है रुद्राक्ष, तो सीधी सी बात है, आपसे पूछेगा रुद्राक्ष क्या है, तो आप कहेंगे यह इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है। ठीक, यानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय, कोऑपरेशन माने सहयोग, कन्वेंशन माने सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। तो रुद्राक्ष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। कहाँ है, वाराणसी में है। किसके सहयोग से बनाया गया है, तो जापान के सहयोग से बनाया गया है। ठीक, इतनी बातें इसमें आपको याद रखनी है। रुद्राक्ष इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक, इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी हम इधर उधर का लिखेंगे ही नहीं, सीधा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब वही लिखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है आज का, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। कौन सा सर्वे हुआ है, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। अब ये होता क्या है, देखिए आसान भाषा में समझेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आसान भाषा में समझिए है क्या। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये देखा गया कि किस दुनिया के किस शहर में कहीं पर अगर आपको रहना है, भोजन करना है, इन सब की व्यवस्था किस प्रकार की है, कितने रुपए में ये सब काम हो जाता है, कितनी कॉस्ट आती है। तो यानी रहने के लिए सबसे सस्ती जगह कौन सी है और सबसे महंगी जगह कौन सी है, कहाँ व्यक्ति आसानी से जीवन यापन कर सकता है, ये सारी बातें किस में देखी जाती हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में। किसमें, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। और इसको जो संस्था करती है उसका नाम है मर्सर। मर्सर, हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पर मर्सर। तो ये सर्वे किस संस्था द्वारा किया जाता है, मर्सर द्वारा। मर्सर कौन सी संस्था है, मर्सर। और देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस सर्वे में कहा गया कि दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है,
दुनिया का सबसे महंगा शहर, दुनिया का सबसे महंगा शहर, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है दुनिया का सबसे महंगा शहर है अशगाबाद। कौन सा है? अशगाबाद। और ये अशगाबाद कहाँ है? अशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। कहाँ की राजधानी है अशगाबाद? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। ठीक है, आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान क्या है? एक मध्य एशियाई देश है। कैसा देश है? मध्य एशिया का। मध्य एशिया में कितने देश हैं टोटल? 5। कितने? 5। चलिए एक बार उनको देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 किया किसने है? तो मर्सर संस्था ने। उसके बाद सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया? अशगाबाद। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। अब एक बार हम तुर्कमेनिस्तान का जिक्र जब आ ही गया है, 5 मध्य एशियाई देश देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगला करंट अफेयर 7 बाद में देखेंगे। जब आएगा तब आप उसको देखिएगा। तो देखिए मैं मैप बनाकर ही आपको बता देता हूँ इनकी स्थितियाँ भी क्या क्या हैं 5 मध्य एशियाई देशों की। यहाँ पर देखिए ये कौन सा देश है अपना, बताइए मैप देख के। ये कौन सा देश है? भारत। कौन सा है? भारत। अब देखिए भारत के यहाँ पर एक देश है पाकिस्तान, और यहाँ पर कौन सा देश है? ये अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये कौन सा देश है? भारत। अब हम कह रहे हैं मध्य एशियाई देश, तो मध्य एशियाई देश कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो देखिए क्रम से देखेंगे हम कितने 5 देश कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए एक ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, इसका नाम है कजाकिस्तान। इसका नाम क्या है? कजाकिस्तान। इसके जस्ट नीचे आ जाइए, इसके नीचे देश है, इसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। इसमें आ नहीं पाएगा, मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। मैं फिर बोल दूं, सबसे ऊपर कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। इसके नीचे कौन सा है? उज्बेकिस्तान। और इसके नीचे जो देश है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। और यही तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है कौन सी? जो भी मैंने आप बताई थी आपको, अशगाबाद। और वही दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है मर्सर के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में। तो देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 3 ही तो हुए, और उसके बाद कितने और हैं? 2 और हैं। तो देखिए 2 कौन कौन से? यहाँ पर है किर्गिस्तान। कौन सा देश है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। और यहाँ पर इसके नीचे देश है, इसका नाम है ताजिकिस्तान। 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 ठीक है, तो ये 5 देश हैं। अब आपको समझ में आ गया कितने देश हैं? 5। इन 5 की अब राजधानियां देख लेते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। 5 देश 5 राजधानियां, क्योंकि मध्य एशियाई देशों की राजधानी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखनी है। चलिए पहला देश कौन सा है? कजाकिस्तान। दूसरा क्रम से याद रखना है, कजाकिस्तान। उसके बाद क्या था? उज्बेकिस्तान। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। क्रम याद रखिएगा, 1 2 3 हो गए, 1 2 3। अब यहाँ पे थे 4 और 5। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद अगला क्या है? किर्गिस्तान। कौन सा है? किर्गिस्तान। और अंतिम ताजिकिस्तान। ठीक, ताजिकिस्तान। अब देखिए कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है नूर सुल्तान। क्या नाम है? नूर सुल्तान। और इस नूर सुल्तान का पुराना नाम था अस्ताना। क्या नाम था इसका? अस्ताना। दूसरा उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कौन सी राजधानी है? ताशकंद। और ताशकंद क्यों जाना जाता है? ताशकंद में ही किसकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। ताशकंद समझौता भी कहाँ हुआ था? यहीं। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान रखिए, ताशकंद समझौता।
तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान उसके नीचे, और इसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद। और ये वही अशगाबाद है जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है मर्सर के द्वारा, याद रखिएगा, मर्सर के द्वारा। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी है बिश्केक, इसकी राजधानी का नाम क्या है? बिश्केक। और ताजिकिस्तान अंतिम 5वां देश, इसकी राजधानी है दुशांबे। कौन सी है? दुशांबे, ये राजधानियाँ हैं। तो बताइए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, राजधानी क्या क्या है? नूर सुल्तान, ताशकंद, अशगाबाद, बिश्केक और दुशांबे। ये 5 राजधानियाँ और ये 5 मध्य एशियाई देश। इनको क्या कहा जाता है? ये है मध्य एशियाई देश। और आपसे कहा जाए, बताइए मध्य एशियाई देशों की संख्या कितनी है? तो मध्य एशियाई देश कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। मध्य एशियाई देश कितने हैं? 5। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बॉर्डर पर, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर एक सागर पाया जाता है। इसका नाम है अरल सागर। कौन सा सागर? अरल सागर। ध्यान रखिएगा, अरल सागर। तो आपसे अगर कहा जाए कि अरल सागर कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? ये कजाकिस्तान में भी है और कहाँ? उज्बेकिस्तान में भी है। तो थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में, और कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। तो आपसे पूछा जाए कि अरल सागर किन 2 देशों में पाया जाता है, या किन 2 देशों की सीमा में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे? एक कजाकिस्तान में, एक उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसकी खास बात यह है, ये सागर अब पूरी तरह से सूख चुका है, बचा ही नहीं है, तो पूरी तरह से सूख चुका है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें और जितने भी करंट अफेयर मैंने लिखा है उसको नोट करें। आज ये पार्ट 6 था, जल्दी ही हम पार्ट 7 लाएंगे, कल आएगा पार्ट 7। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।